नमस्कार। मैं जसवंत कुमार राज्य आईएएस में आपका स्वागत करता हूँ। आज गणतंत्र दिवस। ध्यान दीजिए, मैं गणतंत्र दिवस की बात कर रहा हूँ। मैं गणतंत्र दिवस की बातें नहीं कर रहा। गण मतलब एक बंदूक वाला भी होता है, मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ। आज गणतंत्र दिवस है। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस की रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम राज्य आईएएस की इस पूरी टीम की तरफ से आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस गणतंत्र दिवस की पावन पर्व पर कुछ छोटी सी बातें करने आया हूं। छोटी सी बातें जो है, जिनका संबंध जो है गणतंत्र से ही है। मैं बातें करने आया हूं कि वास्तविक में इस गणतंत्र का मतलब क्या होता है। ये गणतंत्र जो है दिवस हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि तो हम तो आरडी जो है 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस तो मनाते ही हैं, स्वतंत्रता दिवस तो हम मनाते ही हैं। तो अलग से एक दिवस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? क्या हुआ था 26 जनवरी को जिसकी वजह से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं? तो बस यही छोटी सी बातें जो है मैं करने आया। सबसे पहले हम थोड़ी सी बातें यहां जान लेते हैं। 26 जनवरी को ऐसा क्या हुआ था? 26 जनवरी को जो है कुछ प्रमुख जो घटनाक्रम है जो भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। वो जो घटनाक्रम है वह जो है भारत के इतिहास से जुड़ी हुई। 26 जनवरी वो तिथि क्यों चुना गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एग्जैक्टली 26 जनवरी को हुआ क्या? कब? 1950 में। इस दिन इस दिन के संदर्भ में इस दिन के संदर्भ में भारत के संविधान में, भारत का जो संविधान है उस संविधान के 394 जो अनुच्छेद है, मैं एक दो अनुच्छेदों की बात करूंगा। मैं एक बात कर रहा हूं अनुच्छेद 394। ये सबसे अंतिम के जो है पहले सेकंड अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 394 में जो है यहां बातें कहा गया है कि ये संविधान के जो प्रारंभ की जो तारीख होगा, हम भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख की बात कर रहे हैं। प्रारंभ की तारीख की बात कर रहे हैं। और वहां जो तारीख होगा कोई और नहीं बल्कि क्या होगा? वो 26 जनवरी 1950। यहां तो हो गई अनुच्छेद 395 में यह बातें कही गई है। मगर इसके साथ साथ दूसरी और बातें जो इसकी महत्ता को बताता है, इसके महत्व को रेखांकित करता है, वह है इसमें अनुच्छेद 395। वह है अनुच्छेद 395। ये जो 395वां जो अनुच्छेद है, जो संविधान का सबसे अंतिम अनुच्छेद है, इसमें वैसे तो जो है 3 अधिनियमों की चर्चा है, मगर मैं यहां पर बात करूंगा केवल 2 अधिनियम, 2 कानून की बात करूंगा। ये 2 कानून, और उनमें से एक कानून जो है वह है वह है भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसके माध्यम से जो है तब जब 15 अगस्त को 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया और वहां जो है एक डोमिनियन स्टेट बन गया। मतलब ये बात कह रहा हूं मैं कि दूसरा एक और कानून है जिनको हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। ये वो अधिनियम है, ये वो कानून है जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया है। यहां भी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया ये कानून है। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये एग्जैक्टली जो है भारत पर
शासन करने के लिए अधिनियम है। ये शासन व्यवस्था के बारे में जो है बताता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 4 जुलाई को जब प्रस्तुत किया गया था वहां की पार्लियामेंट में, और उसके पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा एसेंट सहमति दे दिए अपनी। कि वही अधिनियम है जिसने जिसने एक भारत और दूसरा जो है पाकिस्तान नाम का 2 डोमिनियन स्टेट बनाया। डोमिनियन स्टेट मतलब यह हुआ कि अभी भारत जो है इस 15 अगस्त 1947 से वहां स्वतंत्र तो हो रहा है, और पूर्ण रूप से ही स्वतंत्र हो रहा है, मगर नाम मात्र का जो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, इस राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में क्राउन उस समय तक बना रहेगा जब तक इनकी डोमिनियन स्टेटस बने रहेगी। डोमिनियन स्टेटस का बहुत शाब्दिक थोड़ा सामान्य सा अर्थ है कि इस भारत में जो स्वतंत्र हो गया कि नाम मात्र का जो राष्ट्र प्रमुख के रूप में कौन होंगे, क्राउन होंगे। ये एग्जैक्टली कहां पर था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1948 में। और भी प्रावधान थे। मतलब ये हुआ कि भारत तो स्वतंत्र हुआ, मगर अभी वहां पूर्ण रूप से अपनी जो संप्रभुता है वो हासिल नहीं किया हुआ। भारत में जो है अपनी खुद की संप्रभुता अभी पूरी तरह से नहीं है। हम संप्रभु नहीं है, हमारी जनता संप्रभु नहीं है, पर नाम मात्रा का अभी भी नियंत्रण किसका है, सम्राट का है। इसीलिए इसीलिए हम इसीलिए उस समय हमें कहा गया डोमिनियन स्टेट। तो इसी डोमिनियन स्टेटस को जो है समाप्त करने के लिए तब जब हम संविधान को लागू कर रहे थे तो संविधान के प्रारंभ की 26 जनवरी 1950 को ये भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके माध्यम से जो है तब जब 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हो गए, तब जब तक संविधान निर्माण नहीं हुआ था, हमारा लागू नहीं किए थे, उस समय तक हमने इसी अधिनियम से हमने शासन किए हैं। मगर चूंकि अब भारत को हमें डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा है उसको भी समाप्त करना है, तो स्वाभाविक रूप से जो है हम इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और साथ में इस भारत शासन अधिनियम दोनों को समाप्त करना होगा। इस भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त करके एक्चुअल हमने क्या किए, भारत का संविधान को लागू किए। तो संविधान को लागू होने के साथ भारतीय स्वतंत्रता भारतीय शासन भारत शासन अधिनियम 1935 यहां भी समाप्त हुआ, रिपील्ड कर दिया गया। साथ में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी समाप्त हुआ। मतलब भारत जो है अब ब्रिटिश क्राउन का, वहां ब्रिटिश क्राउन का अब वहां कोई अधिराज्य मतलब कोई डोमिनियन नहीं रहा। अब भारत जो है ब्रिटिश क्राउन का कोई डोमिनियन नहीं रहा, बल्कि अब भारत जो है यहां एक संप्रभु भारत, जिसकी जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों में है, भारत की जनता में है, भारत की जनता में है। इसीलिए कहा जाता है कि 26 जनवरी को भारत पूर्ण रूप से संप्रभुता हासिल कर लिया। जो हमारी संप्रभुता है वो जनता में बसती क्या है, जनता में बसती। जनता में बसने का मतलब ये है कि हमारी संप्रभुता की जो शक्ति है वह जनता में निहित है, जन में निहित है, गण में निहित है। इसीलिए इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को तब जब ये दोनों कानून निरस्त कर दिए गए, तब भारत जो है वहां बन गया
एक गणतंत्र, तब भारत बन गया एक गणतंत्र। तो यहां तो हुआ कि 26 जनवरी 1950 की तिथि को कैसे हम गणतंत्र तक पहुंचे। अब आगे, अब आगे तो मुख्य बातें हैं, हमें ये समझ में आना चाहिए कि यदि भारत, यदि मान लो गणतंत्र है, तो इस गणतंत्र होने का अर्थ क्या है। हमें तो ये बातें समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, अगर हो सकता है कि आप पीएससी और व्यापम की किसी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको तो समझ में आता होगा, और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। अगर एक आम व्यक्ति के लिए गणतंत्र होने का मतलब क्या है, वो कैसे समझे। यही बातें आसान शब्दों में मैं कुछ बताना चाह रहा हूं कि गणतंत्र एक्चुअल में होता क्या है। गणतंत्र जो है वास्तविक में अगर देखा जाए तो यहां यहां जो है एक लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द है रिपब्लिका। लैटिन शब्द है रिपब्लिका, इससे बना हुआ है। लैटिन शब्द है रिपब्लिका, इससे बना हुआ है। जिसका जो अर्थ होता है, जिसका जो अर्थ होता है राज्य के साथ संबंध, राज्य के साथ संबंध। ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिकल साइंस की एक शब्दावली है, राजनीति विज्ञान की एक शब्दावली है से संबंधित। और रिपब्लिक जो शब्द है वो राजनीति विज्ञान से संबंधित है मूल रूप से अगर देखा जाए। तो लैटिन शब्द है रिपब्लिका, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है राज्य के साथ संबंध। राज्य की वास्तविक स्थिति है क्या, क्या ये जो राज्य है ये किसी निजी व्यक्ति की एक संपदा है, क्या उनकी कोई संपत्ति है। एक निजी व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं ये, या फिर क्या ये जो राज्य है वो जनता का है। दो बातें कह रहा हूं मैं ये, यहां जो राज्य की जो बातें कह रहा हूं मैं, यहां जो राज्य है, क्या ये राज्य जो है किसी निजी व्यक्ति का है। जैसे कि पहले भारत जो है 26 जनवरी 1950 से पहले वास्तविक में अगर देखा जाए तो क्राउन का ही उनका राज्य हुआ करता था ये पूरी भारत। हालांकि हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो तो गए थे, मगर उसके बावजूद भी अगर देखे तो नाम मात्र का ही सही, मगर वो औपचारिकता तो बचा हुआ था ना। तो वास्तविक में अगर देखा जाए, यदि इस राज्य पर, राज्य मतलब मैं भारत के सेंस से बात करूं, पॉलिटिकल साइंस में जो है, राजनीति में जो है, देश का मतलब एक राज्य के रूप में ही है। तो इस राज्य पर आधिपत्य, राज्य पर अधिकार यदि उस निजी व्यक्ति का है, एक व्यक्ति का, तो स्वाभाविक है ये निजी व्यक्ति में समझ लीजिए, उनको राजा समझ लीजिए, सम्राट समझ लीजिए, क्राउन समझ लीजिए, और उसने इस पर अधिकार कर लिया। तो स्वाभाविक है ये तंत्र जो है, यहां जो तंत्र है, यहां राजतंत्र कहलाएगा। जबकि जबकि जो है, यदि जो है इस राज्य पर जनता का अधिकार है, जो राज्य है वो एक्चुअल में जो है किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि वो जनता की संपत्ति है, जनता का धरोहर है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, उसके जो है शासन अध्यक्ष होंगे, उनके साथ साथ उनके कार्यालय के छोटे से छोटे जो है जो कार्यकर्ता और बड़े से बड़े जो है प्रशासक, वो सब के सब इसमें जनता के लिए होंगे। उन सब पर अधिकार किसका होगा, जनता का होगा, किसी एक निजी व्यक्ति का
नहीं होगा, किसी एक निजी व्यक्ति का वंशानुगत अधिकार नहीं होगा। का मतलब यहां हुआ, इस गणतंत्र का मतलब यहां हुआ कि इसका मतलब यहां हुआ कि अब इसमें जो इसके जो राष्ट्राध्यक्ष है, इसकी अभिलक्षण की बात कर रहा हूं मैं, इसके राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष मतलब इस राष्ट्र के जो अध्यक्ष, जो प्रधान होंगे, उनका जो पद है वहां वंशानुगत नहीं होगा। वहां जो पद है वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत होने का मतलब ये है कि पहले दादा, फिर उसके बाद में उनका पुत्र, फिर उनके बाद उनका पुत्र, इस प्रकार के वहां प्रमुख, जैसे कि ब्रिटेन में होता है, जैसे कि जापान में होता है, जैसे कि सऊदी अरबिया में होता है, ये इस प्रकार का नहीं। तो यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष जो है, जैसे कि भारत की स्थिति में अगर देखें तो वहां जो है वंशानुगत नहीं होगा। ये पहली बातें है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष जो हो सकता है, वहां कोई भी जनता हो सकती है उस देश का। इसका मतलब ये हुआ कि वंशानुगत नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां निर्वाचित। अब वहां निर्वाचन जो है, चाहे प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो, वो मायने नहीं रखता। हालांकि भारत में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है वहां अप्रत्यक्ष है, मगर जनता की ही तरफ से, जनता के द्वारा ही चुने गए हैं। ये तो पहली बात हुई। गणतंत्र होने के मतलब कम से कम पहली बात तो यही है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, मीन्स जैसे कि वर्तमान में हमारा राष्ट्रपति, तो उनका पद कभी भी वंशानुगत नहीं होगा, वह हमेशा निर्वाचित ही होंगे। ये पहली बातें है। दूसरा बातें वह है कि यहां जो है सभी के लिए गणतंत्रीय व्यवस्था होगी। सभी के लिए गणतंत्रीय व्यवस्था मतलब गणतंत्रीय कार्यालय होगा। गणतंत्रीय कार्यालय होने का मतलब ये कह रहा हूं मैं कि यहां जो है प्रत्येक जनता को, प्रत्येक कमजोर से कमजोर, इन द सेंस गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, वो सभी के लिए कार्यालय होगा। जो भी कार्यालय होगा भारत में इस राष्ट्र का, वो सभी कार्यालय क्या होंगे, जनता के लिए खुले रहेंगे। जनता के लिए खुले रहने का मतलब ये हुआ कि सभी जो है वहां अपनी योग्यता से उनको हासिल कर सकता है। राष्ट्रपति की पद से लेकर के जो है एक पंचायत में जो पंच का जो पद है, वहां तक सब अपनी अपनी योग्यता से वहां पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कोई इनकी किसी के पास में कोई वंशानुगत कोई अधिकार नहीं होगा, कोई विशेष अधिकार नहीं रखेगा। कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं इस अमुक का पुत्र हूं तो मुझे यहां पद मिलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं, किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं। तीसरी बातें यह है, तीसरी बातें यह है कि यहां पर जो संप्रभुता होगी वह जो है लोकप्रिय संप्रभुता होती। लोकप्रिय जो संप्रभुता है, लोकप्रिय जो संप्रभुता है वहां जनता में निहित होगा। अब ये संप्रभुता आखिर होता क्या है? तो संप्रभुता का मतलब ये है कि ये भारत की जो जनता है, ये जो भारत है, अब वो किसी के अधीन नहीं है, वो स्वाधीन है और स्वयं से अपने बारे में, अपने आंतरिक विषयों के बारे में और साथ में अपने बाह्य विषयों के बारे में, दोनों के बारे में जो है वहां स्वयं स्वतंत्र रूप से निर्णय दे सकते हैं। पहले
जैसे कि जो है ब्रिटिश क्राउन से वहां हमारे निर्णय लिया करता था। क्यों? कि हम ब्रिटेन का एक उपनिवेश थे, उनकी कॉलोनी थे, इस वजह से। मगर अब 26 जनवरी 1950 को भारत कोई ऐसा नाम मात्र का भी, लेस मात्र का भी भारत जो है अब कोई उपनिवेश नहीं, बल्कि भारत एक अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बन गया। भारत किसी और देश के अधीन नहीं है। अब भारत एक जो है स्वाधीन देश बन गया, जिनकी संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की जो संप्रभुता है वहां लोकप्रिय संप्रभुता है। क्या भारत की जनता की क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता है। तो इस प्रकार से जो है गणतंत्र होने के मतलब यहां हुआ, इसका जो राष्ट्राध्यक्ष है इनका कोई वंशानुगत धारण नहीं करेगा, बल्कि निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख होंगे। यहाँ के हर एक कार्यालय, यहाँ जिनका जो इस राष्ट्र का जो हर एक कार्यालय जो है, वहां कार्यालय जो है वो सभी व्यक्तियों के खुले रहेंगे। मतलब प्रतियोगिता परीक्षा है, जैसे अगर एग्जाम्पल अगर समझना चाहे तो वह सबके लिए खुले हैं। वहां पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं है। अपनी योग्यता के बल पर वहां पहुंचा जा सकता है। इनके साथ मैंने क्या बताया? लोकप्रिय संप्रभुता। तो गणतंत्र होने के मतलब यही। आज की छोटे से सेशन में हमने सिर्फ यही समझे। अगले सेशन में जब बात करेंगे तो हम गणतंत्र तो है, मगर किस स्तर के गणतंत्र है हम, तो गणतंत्र के स्तर भारत की वो कहां तक पहुंच पाया, हम उसकी बात करें, हम उसकी बात करेंगे। यहाँ वीडियो अगर आपको बातें समझा पाया तो मैंने वही प्रयास किया है, तो आप इस पर जरूर कमेंट करें। साथ में यदि पसंद आया हो तो आप इन्हें अपने फ्रेंड्स, दोस्त यार और बाकी साथियों के बीच में जरूर शेयर करें। थैंक यू।